हेलो एवरीवन। तो लास्ट डे जब पार्टी में स्टेप मॉम ने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ पर रॉन उनके पीछे पीछे जाती है और उनको संभालती है। स्टेप मॉम कहती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह से हमेशा निंग मुझसे बुरा बर्ताव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानती है कि गलती सारी मेरी है। अब उस पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं था, तो उस इवेंट से निंग और रोआन दोनों वापस जाने लगते हैं। अब जब वो अपने होम टाउन से गुजर रहा होता है तो अपनी पुरानी बहुत सी यादें उसको बताता है। दिखाता है कि करीब ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट भी है। खाना उसने ठीक से नहीं खाया था तो रोआन को भी अपने साथ वहाँ खाना खिलाने ले जाता है और फिर उससे शेयर करता है कि एक्चुअली वो अपने डैड को इसलिए माफ़ नहीं कर पाया क्योंकि जब उसकी मॉम की और डैड की डिवोर्स हुई थी तो उस टाइम पर डैड ने ना तो उससे कभी भी मिलने की कोशिश की जब तक वो बड़ा नहीं हो गया, और ना ही उसकी कभी कस्टडी मांगी। उसे ऐसे लगता है कि जैसे डैड को ना तो उसमें इंटरेस्ट था और ना ही उससे प्यार। ये बात उसके दिल में ऐसी बैठी कि वो आज तक उनको माफ़ नहीं कर पाया। रोआन समझ जाती है तुम्हारे साथ बचपन में क्या फीलिंग्स आई थी, इसीलिए तुम शियांग के लिए आखिरी हद तक कस्टडी हासिल करना चाहते थे ताकि उसको लगे कि उसका डैड उससे प्यार करता है। रोआन खुश थी कि ऊपर से इतने कोल्ड नजर आने वाले इंसान की ऐसी एक वार्म साइड भी है। उधर डॉक्टर डिंग आज अपने ऑपरेशन की तैयारी कर रही थी। वो कहती है कि ये सर्जरी मैं 3 घंटे में कंप्लीट करूंगी, लेकिन चैंग का कहना था कि पहली सर्जरी है, तुमने जल्दी नहीं करनी, तुमने काम रहना है। आज रोआन की हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट थी। निंग भी उसे साथ छोड़ने के लिए आता है, लेकिन फिर सोचता है घर पर मैंने क्या करना, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ रहता हूँ। पिछले एपिसोड में जो हमने प्रेग्नेंट लेडी देखी थी कॉम्प्लिकेशंस वाली, आज वो हॉस्पिटल छोड़कर भागने वाली होती है, लेकिन रोआन और निंग दोनों उसे देख लेते हैं और उन्हें समझाने के लिए एक साइड पर लेकर जाते हैं। उस लेडी के साथ जो आदमी था वो आज निंग को बताता है कि एक्चुअली मैं उसका हस्बैंड नहीं, मैं उसका भाई हूँ, और ये बेबी वो इसलिए अबॉर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो एक फायर फाइटर था और लड़ते लड़ते वो मर गया। ये उन दोनों के प्यार की पहली निशानी है, उनका पहला बच्चा, वो उसे कैसे अबॉर्ट कर दे। निंग ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, मेरे ख्याल से चैंग से ये केस मैं ले लूंगा, मैं ये सर्जरी करना चाहता हूँ। उधर डॉक्टर निंग का सर्जरी करने का टाइम आ जाता है। वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है। डॉक्टर चैंग भी उसके साथ था। वो अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था ताकि वो कोई मिस्टेक ना करे। डॉक्टर डिंग हर तरह से वो ऑपरेशन ठीक कर रही थी, लेकिन एक बात थी, वो बार बार टाइमर की तरफ देखती थी और इन दी एंड उसने 3 घंटे से पहले ही वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। अब जब वो ऑफिस में आती है तो उसे भी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लेकिन ऊपर से निंग आ जाता है और आते ही उसे डांटने लगता है। कहता है मैंने सुना है तुमने 8 दफा टाइमर को देखा, तुम्हारी तवज्जो टाइम की तरफ क्यों थी? तुम किससे मुकाबला करना चाहती हो, किससे जीतना चाहती हो? क्या तुम्हारा ज़मीर भी जिंदा है? अगर उस पेशेंट को कुछ हो जाता तुम्हारी जल्दी की वजह से तो। डिंग बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और उस बेचारी की सेलिब्रेशन अब उसके गुस्से और नाराजगी में बदल गई थी। उसके बाद रात के टाइम पर ऑफिस में निंग और रोआन बैठे हुए होते हैं। रोआन उसे समझाती है कि मुझे लगता है आज डिंग के साथ तुमने ज्यादा ही गुस्सा किया है। तो आगे से निंग कहता है वो हमेशा तो तुमसे मीन रही है, तुम्हारी उससे लड़ाई ही रहती है, तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? लेकिन रोआन का कहना है ऐसी कोई बात नहीं, याद नहीं जब लड़ाई वाली बात हुई तो डिंग ने ही मेरा साथ दिया था। हम दोनों बहुत अच्छे कोलीग्स हैं और मुझे यकीन है उसकी कोई ना कोई रीजन होगी। वेल यहाँ पर वो लोग एक ट्रीटमेंट प्लान चेक कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं और ऑफिस में कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था, इसलिए बात बदलने की खातिर रोआन उसे खाना खिलाने लगती है। वो अपने हाथ से खिला रही थी कि ऊपर से एक और एम्प्लॉय आ जाता है। अब वो दोनों काफी एम्बैरस होते हैं और उसे भी अपने साथ खाना खाने को बिठा लेते हैं। उधर डिंग आज फिर से सैड होकर बार में चली गई थी। चैंग भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है तो डिंग कहती है कि तुम्हारी शक्ल देख देख के मैं थक गई हूँ, जब सर उठाओ ऑफिस में भी तुम, बाहर में जाओ तो भी तुम नजर आते हो। लेकिन चैंग उससे कहता है मुझे पता है तुम्हारी रीजंस क्या थी जल्दी काम करने की, क्योंकि तुम्हें एनेस्थेटिक ने ऐसे कहा था। एक्चुअली पेशेंट को हाइपरटेंशन थी और 3 घंटे से ज्यादा उसे एनेस्थीसिया देते तो उसकी लाइफ को खतरा हो सकता था। और फिर वो बताता है कि हमेशा से निंग ऐसा ही है, जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो वो किसी की भी नहीं सुनता। तुम्हें तो सिर्फ डांटा है, मुझे एक दफा उसने मारा भी है। और फिर अपना वो एक इंसिडेंट बताने लगता है। एक दफा एक पेशेंट उसके पास आया था, एक्सीडेंट का पेशेंट। उसका सीटी स्कैन भी किया था, लेकिन उसकी असल बीमारी उसे डायग्नोज नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी देर बाद डेथ हो गई थी। और इस बात पर निंग ने चैंग को बहुत डांटा, बल्कि मारा भी था। वो कहता है मुझे आज भी उस चीज का अफसोस है, मैं अगर वो गलती ना करता तो वो इंसान जिंदा रहता। अब उसकी बातें सुनकर डिंग को तसल्ली होती है और उसका मूड ठीक हो जाता है।
आज हॉस्पिटल में शोए आता है, वही ऑक्यूपेशनल इंजरी वाले पेशेंट का हालचाल पूछने और उसकी फैमिली को पेमेंट करने के लिए। और उसी समय रोआन और निंग दोनों राउंड पर लगे हुए होते हैं और इसी बात की वजह से वो शोए को टाइम नहीं दे पाती। और निंग तो कह रहा था कि तुम मानो या ना मानो, ये शोए सब एक्टिंग करता है, ये इतना अच्छा नहीं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा खुशी उस टाइम पर होती है जब उनका कोई पेशेंट सक्सेसफुली ठीक होकर अपने घर जाने वाला होता है, और आज निंग के लिए वही मोमेंट था। फिर हमें प्रेग्नेंट वाली पेशेंट को दिखाते हैं। उसके लिए ओएनजी और न्यूरोसर्जरी दोनों डिपार्टमेंट्स ने मिलकर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया था, वही उसको ब्रीफ करने लगते हैं। उसका यही कहना था कि अगर थोड़ा सा भी रिस्क हो तो वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहेगी, खुद बेशक जान दे दे। लेकिन यहाँ पर निंग पहली दफा किसी को समझाता है, वो भी वार्म वर्ड्स में। कहता है, मैं भी एक डैड हूँ, मैंने मॉम और डैड दोनों बनकर अपने बेटे को पाला, लेकिन फिर भी आज भी उसकी लाइफ में कोई कमी है तो वो मॉम की है, और इसीलिए वो हमेशा मॉम को मुझसे ऊपर चूज कर लेता है। अगर कल को आप ही जिंदा नहीं होगे तो आपके बेबी को कितनी कमी महसूस होगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी हो और आपका बेबी भी। आज पहली दफा निंग ने अपनी एग्जाम्पल दी थी किसी पेशेंट के सामने और ऐसे कंपैशनेट वर्ड्स बोले थे कि रोआन हैरान रह गई थी। वो कहती है, मैंने देखा है तुम टाइम के साथ साथ बदल रहे हो, तुम अब सिर्फ मशीन नहीं रहे। और उसके बाद वो ऑफिस में जाकर निंग से सॉरी करता है, और वो भी सारे के सारे कोलीग्स के सामने साफ साफ बोलता है, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मैंने तुम्हें डांटा, मुझे अब रीजंस पता चली हैं। और फिर तारीफ भी करता है कि तुमने परफेक्ट सर्जरी की थी। और निंग बदले में कहती है, मैं माफ करूंगी एक हक के बाद। अब डॉक्टर निंग अपनी पार्टनर रोआन की इजाजत के बाद उसे हक करता है, और उसके बाद और भी बहुत से कोलीग उसे हक करने के लिए आ जाते हैं। वेल, अब ब्रेक के टाइम पर रोआन और निंग दोनों छत पर जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। अब तो निंग ने सबके सामने माफी भी मांग ली थी। रोआन हैरान थी, कहती है, तुम में बड़ी जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है। यहाँ पर अचानक काम की बातें करते करते ही निंग कहता है, क्यों ना रोआन फिर से शादी कर ले। और फिर अंगड़ाई लेकर जाते हुए उसे कहता है, देख लो तुम किस दिन फारिग हो, हम रजिस्टर करा लेंगे। अब रोआन की डिसअपॉइंटमेंट तो देखने वाली थी। वो कहती है, कैसे अंगड़ाई लेते हुए इतना नॉर्मली, कौन किसी को प्रपोज करता है, मैं ना हुई कोई मजाक हो गया। वो कहती है, ये शादी का प्रपोजल कम और एक नोटिस ज्यादा लग रहा था। अब इसके बाद वो रात को उसके घर पर उसे ड्रॉप करने के लिए जाता है तो कहता है, मैं फ्राइडे को फारिग हूँ, आज हम अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेंज करा लेते हैं। लेकिन रोआन कहती है, मैंने कब तुम्हें शादी के लिए हाँ की है। अब निंग एकदम हैरान हो गया था। वो कहता है कि तुम क्या कहती हुई जा रही हो, तुम इससे नाराज हो, क्या मसला हो गया। लेकिन रोआन का कहना था, ठीक है, मैं तुम्हारी अंडरलिंग हूँ, स्टूडेंट हूँ, तुम मुझे किसी भी काम का कह सकते हो, लेकिन दोबारा से शादी करने का नहीं। जाओ और मैरिज प्रपोजल तैयार करो। अब डॉक्टर निंग को कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऐसे मौकों पर वो हमेशा अपने कजन से ही मशवरा लेता था। वो उसे बुलाता है और उससे कहता है, अब ये क्या तमाशा है, अब दोबारा से शादी करने के लिए मुझे प्रपोज करना पड़ेगा। उसका कजन उसे बहुत से रोमांटिक आइडियाज बताता है कि बीच पे ले जाओ या फिर डिनर में ले जाओ और खाने में रिंग छुपा दो, लेकिन वो कहता है, इतना बोरिंग, ये सब कुछ मूवीज में पहले भी हो चुका है। और वैसे भी उसे समझ नहीं आ रही थी कि अगर किसी से शादी करनी है तो नील डाउन करने की क्या जरूरत होती है। हम दोनों पहले ही एक दूसरे को लाइक करते हैं, खुश हैं, उसे मैं टेस्ट भी कर चुका हूँ। अब सिंपली ब्यूरो जाना चाहिए और डिवोर्स से अपना मैरिज सर्टिफिकेट पे चेंज करा लेना चाहिए। लेकिन उसका कजन कहता है, तुम कब तक ऐसे ही रहोगे, तुम समझे क्यों नहीं। और फिर उसको एक बहुत पते की बात बताता है। कहता है, पता है तुम्हारी डिवोर्स क्यों हुई थी, क्योंकि तुमने उसे प्रपोज नहीं किया था। वेल, अब अगले दिन रोआन निंग को कहती है कि क्यों ना हम मूवीज देखने जाएं, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था, बार बार किसी काम से निकल जाता था और उसे बताता भी नहीं था। रोआन इस एटीट्यूड से काफी परेशान हो जाती है। अपनी हर बात वो टान से शेयर करती थी। वो कहती है कि इस दफा मैं कोई मूव नहीं लेने वाली, अगर उसने मुझसे शादी करनी है, वो पछता रहा है वाकई, तो उसे मुझे प्रपोज करना होगा, और वो भी ठीक से। उसके बाद दिखाते हैं कि आज ऑफिस के सारे डॉक्टर्स और नर्सेज कुछ मिलकर एक पार्टी पर जाते हैं। सब इकट्ठे डिनर करते हैं और उसके बाद उनका मूवीज पर जाने का प्लान था। यहाँ पर दो नर्सेज गॉसिप करती हैं और कहती हैं, सुना है डॉक्टर निंग की पहले शादी भी हुई थी, सिर्फ 1 साल चली थी, उसके बाद डिवोर्स हो गई। उनको यही लगता था कि निंग ने उसको डंप किया होगा। ये बात सुनकर रोहन को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है उस लड़की के स्टैंडर्ड ज्यादा हो और उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दी हो। वाल इन बातों के बाद वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी खत्म हो गई थी, लेकिन टान उन लोगों को उठने भी नहीं दे रही थी। कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने रोक लेती थी। इतने में वो लोग देखते हैं तो स्क्रीन पर रोआन की फोटोज लगना स्टार्ट हो जाती हैं। एक्चुअली ये एक प्रपोजल का प्लान था निंग की तरफ से। हर कोई ये देखता है तो सबको पता चल जाता है कि निंग और रोआन का बॉन्ड कितना पुराना है। वो लोग टीचर स्टूडेंट भी थे।
अब ये सारे प्रेशियस मोमेंट चलते हुए देखकर रोआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये पहली बार था इतने सालों में कि निंग उसके लिए कुछ स्पेशल कर रहा था। और फिर वो स्क्रीन पर आकर सबके सामने रोआन से माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की थी, मुझे माफ़ कर दो। ये 6 साल मेरे नर्क की तरह गुजरे हैं। मैं सांस तो लेता था लेकिन जीता नहीं था। अब किस्मत मेहरबान है, मुझे तुम दोबारा से मिली हो। प्लीज़ मुझे एक चांस दो, मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। अब रोआन खड़ी होती है तो यहीं पर ही वो देखती है कि हर तरफ बलून्स उड़ने लगते हैं और कोई उसे आवाज़ देता है और वो होता है निंग। अब नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।